आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फंड के बारे में जिसने वेल्थ को 400 गुना बढ़ाया, 400x। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। अब जाके आप लोग इस फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी जाके हमारी इतनी सी बात सुन के, तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। आगे इसकी जर्नी देखें 2020 से, तो मुझे स्क्रीन भी जो है वो ऊपर की तरफ ले जानी पड़ रही है। इसने इतनी जबरदस्त जो है वो ग्रोथ दिखाई विद अ CAGR ऑफ अप्रोक्सीमेटली 22%, 22% CAGR। इसमें हमने रेफरेंस लिया 1 लाख का, बट 1995 की अगर बात करें तो 1 लाख रुपए थे किसके पास। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एक रिटेल इन्वेस्टर होते हुए एक सिंप्लीफाइड इंस्ट्रूमेंट से 22% का एनुअल रिटर्न निकाल सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट को 400 गुना कर सकते हैं। आपके 100 रुपए होते तो उस पर भी आपको 22% रिटर्न मिलना था। आपके 1 लाख होते उस पर भी आपको 22% रिटर्न मिलना था। 1 करोड़ होते उस पर 22% रिटर्न ही मिलना था। बहुत ही कम लोग होंगे जो टिके हुए होंगे। और मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं या जिन लोगों के साथ मैं डील करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स की बातें करता हूँ, वो लोग जब आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें अपना पता है मिड कैप स्मॉल कैप, हम मिड कैप स्मॉल कैप में लगाएंगे क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत बड़ा है। और तुम्हें आज लग रहा है कि तुम झेल लोगे, तुमने एक्चुअली वो चीज झेली है या नहीं झेली है, उस पर डिपेंड करता है। अभी कुछ स्टॉक मार्केट में नए जो बच्चे आए हैं वो पता के क्या बोलेंगे, 12% ही करना, तो स्टॉक मार्केट में क्यों जाऊं। मैं यहाँ पे वो मीम चलाना चाहता हूँ कि बैठो बेटा बैठो, भी बहुत कुछ सीखना है। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। मैं पूरे दिन इस पे जो है वो भाई रैंट कर सकता हूँ, तब भी मेरी रैंट खत्म नहीं होगी। ये इतना गलत है। आगे कौन सा फंड है जिसमें हम इन्वेस्ट करें और एटलीस्ट 20% का तो रिटर्न कमा ही ले। सबसे पहले आपको और आपके परिवार में सबको मेरी तरफ से, वृंदा की तरफ से, हमारे चैनल की पूरी टीम की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। अब आप लोगों के लिए खास बात, हम लोग आपके लिए कोड लेके आए हैं, जिस कोड का यूज करके आपको हमारे सारी सर्विसेज पे, सारे कोर्सेज पे खूब सारा डिस्काउंट मिल सकता है। वो कोड जो है वो आपको सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। नीचे मैं कमेंट्स में पिन करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। तुम्हारी वेबसाइट पे जाइए और तुरंत उस कोड को यूज कीजिए और डिस्काउंट पा लीजिए। स्वागत है आप लोगों का मनी पॉडकास्ट पे। मेरा नाम है नीरज और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फंड के बारे में जिसने वेल्थ को 400 गुना बढ़ाया, 400x, राइट। और आप लोग कैसे ऐसे फंड्स ढूंढ सकते हैं, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, सब कुछ डिस्कस होगा इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर। बस एक बात समझ लीजिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है, ये हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। कौन ये रिटर्न कमा पाया, कौन ये रिटर्न नहीं कमा पाया, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 लाख से 4 करोड़ तक कैसे पहुंचा, बीच में क्या क्या हुआ और आपको इससे क्या क्या लेसन्स मिलने वाले हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जो है इस एपिसोड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरा एपिसोड ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में भर के डिस्कशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 500 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग ये लाइक टारगेट मिलकर जो है वो अचीव कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने डिस्कशन के अंदर। हाँ जी वृंदा जी, बताइए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी फंड कौन सा है। हाँ, ये फंड जो है ये एक खास फंड है जिसने लोगों को इतने रिटर्न्स दिए, जिन्होंने कमाए उन्हीं को उतने रिटर्न्स दिए कि भाई एक ड्रीम लगता है। ये एक्चुअली में एक ड्रीम लगता है जब मैं किसी को बोलता हूँ कि 400 गुना रिटर्न या फिर 1 लाख का 4 करोड़ हो जाना। एक्चुअली में ये एक रिटर्न, ये जो है ड्रीम लगता है, राइट। इट्स टू गुड टू बी ट्रू, ऐसा लग रहा होता है, राइट। एंड लोग सुन के ही बोल सकते हैं कि नहीं झूठ है, ऐसा नहीं हुआ, ये हुआ, या आप गलत बता रहे हो। बट मैं आपको बता दूं वो फंड का नाम है निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, राइट। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। एक बात मैं तुरंत बोल देता हूं, अब जाके आप लोग इस फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी जाके हमारी इतनी सी बात सुन के, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने हमारी पूरी बातें नहीं सुनी है। आगे फंड इतना रिटर्न देगा या नहीं देगा ये आपको नहीं पता है। और इस फंड ने तो रिटर्न दी है, लेकिन क्या इस फंड के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी रिटर्न बनाए या नहीं बनाए, अभी ये भी जानना बाकी है। तो फंड का नाम जैसा आपने पूछा, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, एग्जैक्ट नेम मैंने यहाँ से आपको बताया। हाँ जी, राइट। सो इसकी परफॉर्मेंस मैं जानना चाहूंगी, जब से ये स्टार्ट हुआ अभी तक की परफॉर्मेंस क्या रही है। तो इस फंड की जर्नी हम इस चार्ट के थ्रू समझने की जो है वो कोशिश करेंगे कि क्या रही इस फंड की जर्नी। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि किस तरीके से जो है एक फंड आगे बढ़ता है। ये एक छोटा सा चार्ट आपको दिख रहा है जिसमें आप 1 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी ग्रोथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। सो 1995 में ये फंड जो है वो शुरू हुआ था, 10 रुपये की NAV से शुरू हुआ होगा। एंड आज इसकी जो NAV है वो लगभग 4000 के आसपास जो है वो पहुँच चुकी है, राइट। और बीच में आपने देखना है कि शुरुआत में कुछ ऐसा लग रहा है ना, ग्रोथ ही नहीं हो रही है। अगर आप अक्टूबर 95 से अक्टूबर 2003 तक भी देखेंगे तो कोई बहुत मेजर ग्रोथ होती हुई नहीं दिख रही है। और हम भी बहुत ऊपर से देख रहे हैं इसको, राइट। उसके बाद आप देखें थोड़ी सी ग्रोथ आती है 5 में, 6 में, 7 में अपनी पीक पे होता है और 8 में आप देखिए अपनी पीक से नीचे गिरता है ये, राइट। 8 में अगर आप देखेंगे और 8 में मुझे लगता है कि हम सबको बताया कि एक ज़बरदस्त
क्राइसिस जो है वो देखने को मिला था, स्टॉक मार्केट फॉल वर्ल्ड लेवल पे देखने को मिला था। और मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप द बिग शॉर्ट मूवी देख सकते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि वो सब प्राइम क्राइसिस क्या था, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अगर आपका फाइनेंस में थोड़ा हाथ तंग है तो आपको मल्टीपल टाइम्स देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए गए हैं। ऑल्दो बहुत इनोवेटिव वे उन्होंने कोशिश की है, इनोवेटिव वेज की, जिससे वो टेक्निकल टर्म एक लेमैन को समझा पाएँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि एक लेमैन को काफ़ी टाइम लग जाएगा। और फिर आप जर्नी देखें तो 7 के बाद 8 में नीचे गिरा रहा, और कहीं ना कहीं 2009-10 के बीच में फिर ही अपने 7 वाले लेवल पे आया। यानी आप ये वाला अगर फेज देखेंगे तो कितना ज़्यादा मैं बोलूँगा कि प्रॉब्लमेटिक रहा होगा इन्वेस्टर्स के लिए। अगर मैं इस पर्टिकुलर फेज़ की बात करता हूँ, ये इस वाले पर्टिकुलर फेज़ की बात करता हूँ, क्यों प्रॉब्लमेटिक रहा होगा? क्योंकि सबको लग रहा होगा भाई फंड रिटर्न नहीं दे रहा है, फंड रिटर्न नहीं दे रहा है, बेच देते हैं। खैर, अभी ज़रा इसको और चार्ट को डिटेल में देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या हुआ है। तो अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो आप देखिए 2012 से 2015 तक अगर आप यहाँ तक देखेंगे एक अच्छा रन मिला, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर चलता चला गया। और फिर आप देखें 2020 में अगर आप इस पर ध्यान दें तो मैं बहुत बेसिक लेवल पे आपके बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको मैच करके देखिए कि 15 से 20 में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट लोगों को 5 साल के लिए जीरो रिटर्न्स जो है मिल रहे होंगे, अगर बाई चांस किसी का एंट्री पॉइंट ये रहा और वो यहाँ पे अगर अपने फंड को देख रहा होगा, राइट। एंड 2020 अगेन हम सब जानते हैं कि 2020 एक काफ़ी बेकार ईयर रहा था, कुछ महीने उसके काफ़ी बेकार रहे थे हमारे स्टॉक मार्केट्स के लिए। लेकिन अब आगे इसकी जर्नी देखें 2020 से, तो मुझे स्क्रीन भी जो है वो ऊपर की तरफ ले जानी पड़ रही है। इसने इतनी ज़बरदस्त जो है वो ग्रोथ दिखाई, और फिर भी आप देखें तो एक फॉल आपको यहाँ भी देखने को मिलता है, यानी कि रीसेंट पास्ट में भी आपको एक अच्छा खासा फॉल जो है इसमें देखने को मिल रहा है। सो एक बात यहाँ पे तय है, कई लोग क्या सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो जर्नी है ना वो इस तरीके से होती है, ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ एफडीज में होती है। स्टॉक मार्केट की जर्नी एक्चुअली में ये चार्ट बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है कि वो जर्नी जो है वो ऐसे होके पहले बहुत फ्लैट रहती है, क्योंकि कंपाउंडिंग अपना असर शुरू के 7-8 साल दिखाती नहीं। और एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 95 से 2003 तक आपको कोई ऐसा मेजर चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। और उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फंड धीरे धीरे ऊपर गया, और वो भी स्ट्रेट लाइन में नहीं, वो भी धीरे धीरे करके कभी ऊपर कभी नीचे, पूरी वोलेटिलिटी के साथ। ये जीता जागता एग्जाम्पल है कि स्टॉक मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी हो सकती है। पूरी वोलेटिलिटी के साथ उसने आपके 1 लाख को कन्वर्ट किया 4 करोड़ के अंदर with a CAGR of approximately 22%, 22% CAGR। मैं राकेश झुंझुनवाला जी को यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कहते थे कि अगर आप 18% का रिटर्न निकाल रहे हैं तो आप किंग हैं, और अगर आप 21% निकालें तो आप एम्परर हैं। यानी एम्परर ऑफ स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक म्यूचुअल फंड निकाल के दे रहा है। 1 लाख का 4 करोड़ बना के दे रहा है लगभग, आप देख सकते हैं 95 से 2025 के बीच में। आपने जो चार्ट दिखाया इसमें आपने रेफरेंस लिया 1 लाख का, बट 1995 की अगर बात करें तो 1 लाख रुपए थे किसके पास? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि व्यूअर्स भी यही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, उस समय 1 लाख की क्या वैल्यू होती थी, हमारे पास थे नहीं ये वो, और वो सारी बातें आपकी वैलिड हैं। बट यहाँ पे ना मैं ये बताना ही नहीं चाह रहा कि 1 लाख उसके पास उस समय किसके पास थे या 1 लाख की क्या वैल्यू थी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एक रिटेल इन्वेस्टर होते हुए एक सिंप्लीफाइड इंस्ट्रूमेंट से 22% का एनुअल रिटर्न निकाल सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को 400 गुना कर सकते हैं। आपके 100 रुपये होते तो उस पर भी आपको 22% रिटर्न मिलना था, आपके 1 लाख होते उस पर भी आपको 22% रिटर्न मिलना था, 1 करोड़ होते उस पर भी 22% रिटर्न ही मिलना था। सी, दिस इज नॉट अबाउट 1 लाख बिकमिंग 4 करोड़, दिस इज ऑल अबाउट दैट एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट आपके लिए कितनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। और मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि अब आपने एक काम करना है, अब आपने मुझे ऐसे डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग वाले इन्वेस्टर्स दिखाने हैं, बताने हैं जिन्होंने 22% का CAGR कमाया होगा इस पूरे पीरियड में, और बड़े कैपिटल पे। छोटे कैपिटल पे रिटर्न बनाना बहुत आसान है, छोटा रिटर्न बनाना बहुत आसान है। छोटे कैपिटल पे बड़ी परसेंटेज में छोटे अमाउंट का रिटर्न बनाना बहुत आसान है, बट बड़े कैपिटल पे बड़ी परसेंटेज का लंबे समय तक रिटर्न निकालना मुझे लगता है एक बहुत मुश्किल टास्क है, और वो हमें इस म्यूचुअल फंड ने अचीव करके दिखाया। और जो सीखने वाले हैं वो ये सीख रहे हैं कि यस, म्यूचुअल फंड से ये चीज़ पॉसिबल है। जो निट पिकिंग करने वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि अरे 1 लाख थे किसके पास। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि चलो आगे हमें नहीं पता क्या रिटर्न मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर हम आगे डिस्कस कर लेंगे, बट आप इन्वेस्ट तो करना शुरू करें। और अगर आपने सही जगह पे इन्वेस्ट किया, आपने सही से अपना पोर्टफोलियो बनाया है, तो 22 नहीं तो 20 नहीं तो 18 नहीं तो 16 नहीं तो 14 नहीं तो 12, ये तो 22% की बात कर रहे हैं। हम तो बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका इक्विटी से 12% का होना चाहिए, 12 से 14% के बीच में होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो जीरो है,
वो जीरो है बिल्कुल, राइट। आप इन्वेस्ट करोगे तभी आपकी जर्नी शुरू होगी। यहाँ पे ये लेसन बिल्कुल ना लेके जाएं कि उस समय 1 लाख की वैल्यू थी आज। अच्छा, मैं उन लोगों को भी जवाब देना चाहता हूँ जो लोग आज हमें बोलते हैं ना, जब मैं किसी को बताता हूँ कि आज आप इन्वेस्ट करना शुरू करो 30 साल बाद इतनी वैल्यू होगी, तो 30 साल बाद वाले फिगर की वैल्यू बात करने लग जाते हैं कि आज उसकी वैल्यू ही क्या है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, अगर हम 1 लाख का एग्जाम्पल यहाँ पे लें तो अगर किसी को वहां पे क्वेश्चन किया होता किसी ने कि भाई तुम 1 लाख इन्वेस्ट करोगे 4 करोड़ ही तो बनेंगे, 2025 में 4 करोड़ की क्या वैल्यू होगी, तो आज आप अपने दिल से पूछिए आपके लिए 4 करोड़ की क्या वैल्यू है। बहुत बिल्कुल भी ऐसा छोटा अमाउंट नहीं है 4 करोड़। जिसके बने होंगे वो फूला नहीं समा रहा होगा और उसके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा अगर उसके एक फंड ने उसको इतना पैसा बना के दिया है। तो पॉइंट यहाँ से बहुत सारे हैं सीखने वाले। निट पिकिंग करने वालों के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट है कि भाई उस समय 1 लाख किसके पास थे, और समझने वालों के पास एक पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसमें से एक ही है कि येस आप एक सिंप्लीफाइड म्यूचुअल फंड से, एक सिंपल म्यूचुअल फंड से आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में बहुत अच्छे से जो है वो आगे बढ़ सकते हो। सो जब अभी आप ये चार्ट दिखा रहे थे बीच में आपने एक चीज़ बोली थी कि इस फंड ने तो रिटर्न दिए हैं 22% CAGR का है, और मतलब बेसिकली 22% का रिटर्न है, बट लोगों ने कितना रिटर्न कमाया होगा ये आप डिस्कस करोगे? आई थिंक डिस्कस तो करेंगे, ये डिस्क्लोज तो सिर्फ फंड हाउस ही कर सकता है, मेरे हिसाब से करना चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा होगा। मुझे लगता है बहुत कम परसेंट लोग होंगे जो फंड के शुरुआत से अभी तक फंड के अंदर बने हुए होंगे, राइट? क्यों? यहीं पे सारी की सारी जो है आपकी इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी जो है वो आ जाती है, और इसलिए बोलते हैं कि बिहेवियर इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग इन इन्वेस्टिंग। आपका प्रिंसिपल अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और प्रिंसिपल अमाउंट और बिहेवियर आपका ठीक है तो टाइम आप अपने आप बना लोगे, रेट आपको अगर आपने सही इंस्ट्रूमेंट चूज किया मिल जाएगा। अब बिहेवियर की इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है? जब हम ये चार्ट देख रहे थे, मेरे सामने अभी भी ये चार्ट है, जब हम ये चार्ट देख रहे हैं तो इसमें कितनी बार फंड जो है वो नीचे गिरा होगा। अगर आप हम इसमें परसेंटेज पॉइंट्स में ना जाते हुए, मुझे ऐसा लगता है 2007 में मार्केट्स जो हैं 2007-8 का, जब 8 का फॉल आया था तो मार्केट्स 70% नीचे गिरी थी। तो ये फंड भी कोई मिड कैप फंड है, बल्कि ज़्यादा वोलेटाइल रहा होगा ब्रॉड बेंचमार्क से अगर मैं बात करूं मुकाबले, तो ये भी 60% गिरा होगा, राइट? 50%, 60%, 70% गिरा होगा ये भी फंड। उस समय कितने लोग बने रहे? और एक्चुअली में वो समय होता है अपनी रिस्क एपेटाइट जानने का, राइट? जब ये पीक पे था अपनी, वो समय नहीं था रिस्क एपेटाइट जानने का। वो समय जब मार्केट गिर रही होती है, टूट रही होती है, परेशान कर रही होती है, तब पता चलता है कि भाई साहब किस में कितना दम है, कौन कितना डाउनफॉल, कौन कितना ड्रैग डाउन बोलते हैं ना उसे, कौन कितना जो है वो ड्रैग डाउन जो है वो झेल सकता है। और ऐसे आप देखोगे 2020 में भी इसमें फॉल आया होगा। अब 2020 में भी अगर आप देखें तो कितने लोग इसके अंदर बने रहे। दैट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि भाई मुसीबत के समय कौन फंड के साथ खड़ा रहा। और यहीं पे गेम चेंजिंग हो जाती है सिचुएशन। बहुत कम लोग होंगे जो जब फंड गिर रहा होगा उसकी एनएवी नेगेटिव जा रही होगी, उसकी एनएवी 5 साल तक सेम रही होगी, 5 साल तक उसने 0 रिटर्न्स दिए होंगे या ऊपर नीचे होते होते सेम रह रही होगी। बहुत ही कम लोग होंगे जो टिके हुए होंगे। और मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं या जिन लोगों के साथ मैं डील करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स की बातें करता हूँ, वो लोग जब आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें अपना पता है मिड कैप स्मॉल कैप, हम मिड कैप स्मॉल कैप में लगाएंगे क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत बड़ा है। भाई तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत बड़ा है और तुम्हें आज लग रहा है कि तुम झेल लोगे, तुमने एक्चुअली वो चीज़ झेली है या नहीं झेली है उस पर डिपेंड करता है। और अगेन ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये इतना बड़ा साइकोलॉजिकल हैक है ना। You cannot feel the pain of the person who suffered during the COVID only by listening to what happened during the COVID. Right. कोविड में जिसको दर्द हुआ वो समझ सकता है वो दर्द कितना था। जो सिर्फ सुन रहा है कि उसको दर्द हुआ, उसको कभी दर्द एक्चुअल इंटेंसिटी के साथ फील नहीं हो सकता। Right. और ऐसे ही आप अभी सिर्फ उन लोगों का पेन फील कर सकते हो जिनके पास ये 2008 में फंड होगा, लेकिन आप उनके फंड को फील नहीं, आप उनके पेन को बिल्कुल ना उस इंटेंसिटी से नहीं समझ सकते जिस इंटेंसिटी से उन्होंने झेला होगा। एंड हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ योर बिहेवियर ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट। आपको सबसे पहले एक बात श्योर करनी है कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट चूज कर रहे हैं वो आपके गोल्स के हिसाब से, आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपको सूट करता हो। और फिर आपने ये समझना है कि भाई उसको आप रेगुलरली देखते रहिए, रिव्यू करते रहिए कि उसकी फिलॉसफी में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। अगर कोई फिलॉसफी में चेंज नहीं आ रहा, फंडामेंटल में चेंज नहीं आ रहा है, यू हैव टू स्टिक टू इट टू गेट अमेजिंग रिटर्न्स लाइक दिस। अदरवाइज वो इंस्ट्रूमेंट क्या, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको रिटर्न्स जो है वो नहीं दे सकता किसी भी हाल के अंदर। तो मुझे तो यही लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो ये रिटर्न्स कमा पाए होंगे और उनका मेजर रीजन रहा होगा बिहेवियर। राइट। सो मतलब मैं कल ही कहीं पे पढ़ रही थी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट सोर्स क्योंकि मैं मल्टीपल चीज़ें कल ऐसे स्क्रॉल कर रही थी। कोई आर्टिकल था उसमें मैंने पढ़ा था कि 80% जो है ना आपका बिहेवियर होता है
जो आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। राइट। एंड लोगों को ऑपोजिट लग रहा होता है कि हम मार्केट को टाइम कर लें, मार्केट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर लेंगे तब हम वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। बट चीज़ें उल्टी होती हैं कि अगर आप बिहेवियर सही रखोगे तो वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, चाहे आप छोटा अमाउंट क्यों ना स्टार्ट कर रहे हो, छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना क्यों ना स्टार्ट कर रहे हो। मुझे लगता है कि 80 भी नहीं, 90-95% बिहेवियर है, क्योंकि आप अमाउंट कमा लोगे अपनी एक्टिव इनकम के थ्रू, ठीक है, आप सारी चीज़ें कर लोगे, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है तो आप लूज करने वाले हो, इन्वेस्टिंग में बिग टाइम लूज करने वाले हो। सो आपने ये फंड जो डिस्कस कर रहे हो, सो ये तो पास्ट में हो चुका है अब, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है, आगे कौन सा फंड है जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और एटलीस्ट 20% का तो रिटर्न कमा ही लें। राइट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि आई एम श्योर कि ये वीडियो जैसे ही पोस्ट होता वैसे ही कुछ लोग आते नीचे और वो ना अगेन आगे बताओ, ये तो सबको पता है जिसने 22% दे दिया, तो मैं आपको आगे का भी बता देता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहली बात, आपने अगर 22% की एक्सपेक्टेशन रखी हुई ना स्टॉक मार्केट में, तो आप कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो, हमें अपने साथ मत जोड़ो, हम अलग हैं। आपकी इक्विटी से रिटर्न, इक्विटी जो क्लास है, एक एसेट क्लास है, आपकी उससे रिटर्न एक्सपेक्टेशन मात्र और मात्र 12 से 14% के बीच में होनी चाहिए। जो ऊपर मिल जाए वो भगवान का प्यार है, वो बोनस है। राइट। अगर आप 22% की एक्सपेक्टेशन रख के चलोगे तो याद रखिए आप हमेशा मुंह के बल गिरोगे, क्योंकि 22% एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है इतने लंबे पीरियड में। हर फंड शायद इतना नहीं दे पाया होगा। राइट। तो आपने सबसे पहली बात क्या करनी है, मैं बल्कि यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्टेप 1 शुड बी कि भैया टोन डाउन, फ्यूचर के लिए गाइडेंस में दे रहा हूँ आपको, टोन डाउन योर एक्सपेक्टेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग जो है वो 12 से 14% के बीच में एक्सपेक्टेशन रखें। और अभी कुछ स्टॉक मार्केट में नए नए जो बच्चे आए हैं वो पता आगे क्या बोलेंगे, 12% ही करना है तो स्टॉक मार्केट में क्यों जाऊं। मैं यहाँ पे वो मीम चलाना चाहता हूँ कि बैठो बेटा बैठो, भी बहुत कुछ सीखना है, तो अपनी एक्सपेक्टेशन टोन डाउन करिए। दूसरी बात, 1995 में किसी को नहीं पता होगा कि ये फंड दे देगा 22%। राइट। सो नो वन नोज कि भाई कौन सा फंड जो है आपको 22% देने वाला है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि उसको पता है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, लिटरली आपको बेवकूफ़ बना रहा है। नो वन नोज। एक्सपेक्टेशन टोन डाउन करो। आप किसी भी हाल में इस चक्कर में ना पड़ो कि भैया ये फंड 22% दे देगा। और तीसरी बात आपको बोलूं, क्या आप बेवकूफ़ी करना चाहते हैं कि अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही फंड में डालना चाहते हैं? नहीं, यू शुड लुक फॉर गोल्स। आपके गोल्स क्या हैं? राइट। और गोल्स को अचीव करने के लिए फिर आप पोर्टफोलियो बनाएं। आप पहले अपने गोल्स डिफाइन करेंगे। गोल्स एज इन आप डिफाइन करो भाई आपका सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है। आपको कोई कार लेनी है, कोई हाउस लेना है, या आपका हो सकता है घर में कोई बच्चा हो, उसकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन अभी एकदम 5, 6, 7 साल बाद आने वाली हो, तो आपकी चिल्ड्रन एजुकेशन हो सकती है, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस हो सकता है, आपकी फॉरेन वेकेशन हो सकती है। आपको पहले गोल सेट करने हैं और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए पोर्टफोलियो बनाने हैं, जिसमें सिर्फ एक एसेट क्लास हो सकती है इक्विटी। उसके बाद वहां पे आपको गोल्ड चाहिए, उसके बाद वहां पे आपको सिल्वर भी चाहिए हो सकता है, गोल्ड सिल्वर दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। राइट। उसके बाद आपको वहां पे डेट चाहिए हो सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। उसके बाद वहां पे आपको इक्विटी, मेटल्स, डेट के साथ साथ हो सकता है थोड़ा सा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए हो, जिसमें यूएस आ सकता है या चाइना आ सकता है। तो आपको ये समझना है कि आपने बस अंधाधुन उठा के ये नहीं करना हमारी सारा जीवन किस चीज़ में जा रहा है ना, वो वाला फंड बता दो जिसमें 22% रिटर्न मिलेगा। ऐसे नहीं होता। आपको पहले गोल डिफाइन करने, गोल डिफाइन करने के बाद आपको एक रास्ता बनाना है कि कैसे अब आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। और ये बड़ा इंडिविजुअल चीज़ है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ वृंदा को सूट कर रही है, जो चीज़ मुझे सूट कर रही है वो आपको सूट करेगी। बिल्कुल नहीं है ऐसा। राइट। तो आपने अपने आप को जानते हुए गोल बनाइए और उसमें पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो में आप लोग डिफरेंट एसेट क्लास रखिए। राइट। इवन रियल स्टेट भी हो सकता है एक तरीका। वो कब होता है, कैसे होता है, वो कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। रियल स्टेट भी हो सकता है। डिफरेंट एसेट क्लास, डिफरेंट ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन रखिए और तब उस गोल को अचीव कीजिए। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, बेवकूफ़ मत बनिए। बेवकूफ़ कब बनते हैं आप? जब आप लोग सोचते हैं कि ये सब आप खुद ही कर लेंगे अपनी रेगुलर जॉब और अपने रेगुलर बिजनेस के साथ। आपको अगर कोई मेंटोर, कोई एडवाइजर, कोई गाइड मिल रहा है, प्लीज़ उसकी हेल्प लीजिए। प्लीज़ फॉर गॉड सेक उसकी हेल्प लीजिए। कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई इसमें आपकी ईगो छोटी नहीं हो जाएगी, कोई इसमें आप सम्मान नहीं खो देंगे सोसाइटी के बीच में अगर आप किसी की हेल्प ले लेते हैं तो। राइट। क्योंकि अभी देख रहे हैं इट्स नॉट एन ईजी टास्क। और यहाँ मैं एक बात और हाईलाइट कर दूँ, आप जाके एमफी का डेटा देखिएगा। एमफी क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रा। एमफी का डेटा देखिएगा,
वो लोग जो मेंटर्स के साथ, गाइड्स के साथ, कोच के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, एजेंट्स के साथ इन्वेस्ट करते हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहते हैं। और हम बात कर रहे हैं कि 30 साल में 22% का रिटर्न निकाला है, 30 साल 22% का CAGR निकाला है। किनका ज़्यादा निकला होगा? जो फंड में ज़्यादा बने रहे होंगे। कौन ज़्यादा फंड में बने रहते हैं? जो एक सही अप्रोच से, सही गाइड के साथ, सही कोच के साथ, सही मेंटोर के साथ, या खुद बहुत रिसर्च के साथ, खुद बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं। तो ये जो आपका टारगेट है ना कि 22% वाला फंड ढूंढना, ये एक मीम मैं यहाँ पे चलाना चाहूँगा। मेरी तो पूरी दिमाग में मीम्स चलते रहते हैं जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ। तकनीक ही गलत है तुम्हारी, टेक्निक ही गलत है तुम्हारी। तो आपकी टेक्निक जो है वही गलत है कि मुझे 22% वाला फंड चाहिए। आपको गोल्स पता होने चाहिए, और गोल्स के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भाई उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और उसमें आपके फिर एक प्लान बनाएं, उन प्लान को फॉलो करें। याद रखिए, आपकी मृत्यु के बाद कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आपने उससे 2% रिटर्न ज़्यादा कमाए या 2% रिटर्न कम कमाए। आपके गोल्स अचीव हो रहे हैं, चाहे वो 11% के रिटर्न से हो रहे हो, चाहे वो 22% के रिटर्न से होने हो, आपके गोल्स अचीव होने चाहिए। दैट्स इट, राइट। तो इतना माइंड में रखिए। ये जो एक अंधाधुन लड़ाई चल गई है ना, मुझे तो वेल्थ क्रिएट करनी है, जल्दी वेल्थ क्रिएट करनी है, ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करनी है, बिलियनियर बनना है, दिस इज सो रॉन्ग एट सो मेनी लेवल्स। मैं पूरे दिन इस पे जो है वो भाई रैंट कर सकता हूँ, तब भी मेरी रैंट खत्म नहीं होगी। ये इतना गलत है। गोल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर जब गोल नहीं होता, उसका मैं आपको एक साइड इफेक्ट बताता हूँ। जब गोल नहीं होता तो इंसान क्या करता है, फिर वो ये करता है, अच्छा गोल्ड बढ़ रहा है, आज मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ। अच्छा सिल्वर बढ़ रहा है, आज मैं सिल्वर में इन्वेस्ट करता हूँ। अच्छा यूएस वाली चीज़ें आजकल बड़ी इन हो गई, मैं यूएस में इन्वेस्ट करता हूँ। सो बेसिकली दे जस्ट फॉलो व्हाटएवर इज इन द न्यूज़, उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। बट जो आप बीच में बोल रहे थे ना कि एक एडवाइजर या फिर जो भी एक मेंटोर आपको मिल रहा है उसके साथ स्टिक करें, लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप एक फंड कहीं आया और बाई चांस वो ठीक भी कर रहा है, वो एक फंड आपकी सारी चीज़ें, सारे गोल्स फुलफिल नहीं करेगा। वो एसेट एलोकेशन, कब क्या चीज़ करनी है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे आपको सारी चीज़ें डाइवर्सिफाई करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता है खुद से। एग्जैक्टली। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब आपका गोल होगा ना, और उस गोल को अचीव करने का एक प्लान होगा, देयर आर हाई चांसेस आप यू विल स्टिक टू दैट प्लान, राइट। और जब आपके पास गोल नहीं होगा, आप हवा में बातें करेंगे। आप जिस मर्जी एसेट क्लास की तरफ भाग जाएंगे, आप जब जो मर्जी पैसा वहां से निकाल लेंगे, आप पैसा निकाल के आईफोन खरीद लेंगे, क्योंकि आपके पास गोल्स नहीं थे, राइट। गोल्स बनाइए, और ये 22% का रिटर्न के चक्कर में मत पड़िए। आप अपना पोर्टफोलियो लेवल का रिटर्न देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और पोर्टफोलियो लेवल का रिटर्न का फायदा क्या है? वही, जब गोल होगा तो क्लैरिटी होगी, गोल नहीं हो तो क्लैरिटी नहीं होगी। आई थिंक ये लोगों को समझना चाहिए। सो आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारी एजुकेशन फ्रीली भी, इवन आप फ्रीली भी मतलब देखोगे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं एजुकेशन लेने के, राइट। फिर भी आपको क्या लगता है, इन्वेस्टर्स अभी भी शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के पीछे भाग रहे हैं या कंपाउंडिंग के लिए वो जा रहे हैं? देखो, एजुकेशन फ्रीली अवेलेबल है। एजुकेशन के साथ ना रायता भी बहुत सारा फैला हुआ है ऑनलाइन, राइट। एंड आई एम श्योर अभी भी लोग जाके देखते हैं कि भाई पिछले क्वार्टर में कौन से म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया और बाय कर लेते हैं। कोई मानेगा नहीं इस बात को, बट हमने अपनी क्लासेस में देखा है, लोग आते हैं जब हमारे पास, वो बता रहे होते हैं, मैं म्यूचुअल फंड सिखा रहा हूँ, बता रहे हैं मेरे पास 56 म्यूचुअल फंड्स हैं, 56। क्यों? हर क्वार्टर जो भी म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा था वही मैं खरीद लेता हूँ, राइट। सो एजुकेशन, मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में एजुकेशन की कमी कभी भी नहीं थी। हर समय के एज पर द रिक्वायरमेंट एजुकेशन अवेलेबल थी। बट दुनिया में लोगों ने हमेशा गलती की है, गलती करते रहेंगे हमेशा। बहुत कम लोग होंगे जो उस एजुकेशन को अप्लाई कर पाते हैं। एक मैंने काफ़ी अच्छा ऑडियो पॉडकास्ट भी डाला था, एक छोटा सा नीरज और रिफ्लेक्शन पे, कि व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग। सो लर्निंग इज़ नॉट लिसनिंग, लर्निंग इज़ नॉट वॉचिंग, लर्निंग इज़ नॉट मेमोराइजिंग, लर्निंग इज़ नॉट रीडिंग, लर्निंग इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग योर बिहेवियर। सो एजुकेशन है, बट लर्निंग है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पीपल आर नॉट चेंजिंग देयर बिहेवियर। आज भी आपको लोग दिख जाएंगे जो वही मिस्टेक कर रहे होंगे, जो आज से मैं बोलूँगा 5000 साल पहले हो रही होगी। जब से दुनिया बनी है ना, तब से लेके आज तक ग्रीड एंड फियर बिल्कुल सेम चलती हुई आई है। आइजैक न्यूटन ने भी वही गलती करी, ट्यूलिप मेनिया में लोगों ने वो गलती करी, .com बबल में वही गलती करी, 2008 में वही गलती करी। उनको दिख रहा है कि भाई साहब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और 2020 में भी लोगों ने वही गलती करी, मार्केट गिरी, स्टॉक बेच दिया ऐसे कि भाई दुनिया खत्म होने वाली है। तो ये गलतियाँ तो हमेशा रिपीट होती रहेंगी। और इसको मैं बिलीव मी, अगर आप सोच रहे हो कि लोगों की गलतियां कम हो रही है, आप बेवकूफ़ हो। नहीं हो रही है। जिस प्रोपोर्शन में लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उस प्रोपोर्शन में फिर पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, एंड अकॉर्डिंगली गलत काम करने वाले लोग भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। तो कोई कम नहीं हो रही है।
कितनी भी एजुकेशन, कितनी भी इंफॉर्मेशन, कितनी भी चीज़ें एनालिसिस आपको मिल जाए, लेकिन बिहेवियर जो है ना वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और बिहेवियर, इंसान का बिहेवियर जो है, अगर आप उसके रूट्स में जाओगे तो ये बना ही ऐसे है, ये सर्वाइवल मोड में रहता है हमेशा। इसे गिरती हुई चीज़ से हमेशा डर लगता है, गिर गए भाई नुकसान हो जाएगा, भागो, राइट। और उठती चीज़ हमेशा अच्छी लगती है, ओ वाओ नाइस। ये आज से नहीं है, ये हमारे दिमाग में, इंसानी दिमाग जब बनना शुरू हुआ तब से है ये, राइट। तो ये मोड हमेशा रहेगा, लोग हमेशा गलतियां करते रहेंगे, और उसको सुधारने का एकमात्र जो तरीका है वो ये है कि बिहेवियर सुधारें अपना। अगर आप बिहेवियर सुधार पाएंगे तो शायद आप अपनी गलतियां थोड़ी सी कम कर पाएँ। मैंने बोला ना, लर्निंग इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर बिहेवियर चेंज कर पाएंगे तो आप थोड़ी गलती सुधार पाएँ। सो अब ये सही बिहेवियर कैसे हम सीख पाएंगे और इन्वेस्टेड भी रहेंगे लंबे समय के वैसे तो लिए? वीडियो में यही छोड़ देना चाहिए, सही बिहेवियर कैसे बनाएं ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट ये मैं ज़रूर बता देता हूँ, मुझे नहीं पता कि लोग कैसे करेंगे, मैंने कैसे किया वो मैं आपको बता सकता हूँ। सो मेरे सामने जो किताबें पढ़ी हैं, आई थिंक उन किताबों ने मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट डाला। यहाँ जितनी भी बुक्स आप देख रहे हैं आसपास मेरे, आप इस ऑफिस में हमेशा हर रूम में आपको ना बुक्स पढ़ी हुई मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये बुक हमेशा हमारे पास रहती है, मैं नीचे से एक बार आपको निकाल के दिखाता हूँ, हमेशा मेरे पास रहती है। दैट इज़ व्हाट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और मैं इसमें से रेंडमली आपको बताता हूँ, चैप्टर वन की कमेंट्री पढ़ी मैंने, और सिर्फ अगर आप देखेंगे मैंने कुछ चीज़ें अंडरलाइन भी कर रखी, जिसमें इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन आती है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पेज में मैंने कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर रखी, और इन्हीं एक दो लाइन में आपको इतना ज्ञान मिल सकता है। बट अल्टीमेटली विल रीडिंग दिस चेंज माई बिहेवियर? नो, आई हैव टू मेक डेलिबरेट एफर्ट। मुझे सिर्फ रीड, अगर इसको मैं कैजुअल रीडिंग दे रहा हूँ किताब को, आहा मज़ा आ रहा है जी, मौज ही मौज हो रही है जी जीवन में, दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज माई बिहेवियर। आई हैव टू रीड, आई हैव टू री रीड, आई हैव टू अगेन रीड, कम से कम 8, 9, 10 बार मैं उसे रीड करूँगा, रिफ्लेक्ट करूँगा कि मैं इस बात को अपनी लाइफ में कहाँ लगा सकता हूँ, कहाँ नहीं लगा सकता हूँ, राइट। कैसे मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ, अप्लाई करने के बाद मुझे कैसा लगा, वो सब चीज़ें जब मैं करूँ, इट्स अ वेरी डीप प्रोसेस, इट्स नॉट ईजी टू चेंज योर बिहेवियर। तभी जाके मेरा बिहेवियर चेंज होगा, अदरवाइज नहीं। अच्छी बुक्स, अच्छे मेंटर्स, गाइड, कोच, अच्छे यूट्यूब चैनल्स, अच्छे पॉडकास्ट। वो भूतिया वाले पॉडकास्ट मत देखो भाई, भूत आया, ये आया, वो आया, ठीक है, फन के लिए आप देखते हो, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, आई हैव नो इशूज़, राइट। अगर आप ये सही चीज़ें करते हैं तो आप सही डायरेक्शन में मेरे हिसाब से धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि आपका बिहेवियर, आपने आज ये पॉडकास्ट देखा कल से चेंज। अगर ये इतना ईजी होता तो दुनिया में कोई गलत चीज़ हो ही ना रही होती, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बिहेवियर चेंजिंग अपने आप में एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एंड इट विल टेक सम टाइम। बट अगर आप डेलिबरेट एफर्ट्स करते रहेंगे तो चेंज होगा। एंड पिक वन थिंग एट अ टाइम, बहुत सारी चीज़ें मत उठाइए, बहुत सारा बिहेवियर एक साथ चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं हो पाएगा। आपको धीरे धीरे एक चीज़, हम अपने आप से पूछो कि एक सबसे छोटी लेकिन बहुत इंपैक्टफुल चीज़ क्या है जो आप चेंज करना चाहते हो अपने बिहेवियर के बारे में, फिर आप उसे बदल सकते हो, राइट। सो कोई भी ऐसी 2 बुक्स जो आप रिकमेंड करना चाहोगे इन्वेस्टर्स को कि ये तो ज़रूर रीड करनी चाहिए? ऑल्दो हमने पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट में ये क्वेश्चन लिया है, बट स्टिल देयर कैन बी न्यू सब्सक्राइबर्स। चलिए, अगर वैसे तो ये मुझे लग रहा है 26 मिनट के आसपास का एपिसोड बन गया है। मैं आप सबको एक बात बोलता हूँ, अगर आप लोग मेरी रिकमेंडेड बुक्स पढ़ना चाहते हैं और मेरे कुछ थॉट्स जानना चाहते हैं उन बुक्स के ऊपर, तो आप लोगों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट मैं एक लिंक दे रहा हूँ नीचे, आप वहाँ पे आइए। मैं आपके साथ बुक्स के लिंक भी शेयर करूँगा और 1-2 एपिसोड भी शेयर करूँगा कि बुक्स पढ़ के मैं कैसे उन पर रिफ्लेक्ट करता हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप मेरे साथ उस फ्री कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सारी अपनी रिकमेंडेशन, बुक के वॉइस नोट्स वगैरह जो भी शेयर करने हैं, एज अ फ्री थिंग, एज अ गुडविल जेस्चर के आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए और इतना लंबा एपिसोड आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप आइए, आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, उसमें साथ में मिलकर बैठ के बातचीत करेंगे, राइट। आई थिंक काफ़ी कुछ हमने डिटेल में डिस्कशन किया, और भगवान करे बहुत फंड्स ऐसा रिटर्न्स दें, भगवान करे लोगों को सद्बुद्धि मिले कि वो फंड्स में सोच समझ के इन्वेस्ट करें और लंबे समय तक बने रहें, राइट। एंड एजुकेशन को कभी ना छोड़ें, राइट गाइड और राइट मेंटोर की जो रिक्वायरमेंट है उसको कभी भी ये अंडर एस्टिमेट ना करें। ओके, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।